नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश AGTA का जो मैंने प्रगति बैच लॉन्च कर रखा है MCQ सीरीज वाला। आज हम लोग इसकी तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको PDF नोट्स मिलेगा बाइलिंगुअल भाषा में मिलेगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप यहाँ पर नोट्स प्राप्त कर सकते हो। हर लेक्चर को विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट जो है, सभी जो फैक्ट्स हैं, इन सबको अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा। तो अगर आप बेटा इसको खरीदना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा WhatsApp नंबर है 9792771793। मेरे इस WhatsApp नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, इन सोरघम कल्टीवेशन व्हाई इज द प्रैक्टिस ऑफ sheep penning कीपिंग sheep ओवरनाइट ऑन सोन लैंड्स फॉलोड बाय फार्मर। कह रहा है कि ज्वार की खेती में किसानों द्वारा भेड़ पेनिंग बुआई वाली भूमि पर रात भर भेड़ रखना की प्रथा क्यों अपनाई जाती है। इसमें क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है। अब इस खेत में जब हमने ज्वार की बुआई कर दी तो ज्वार की बुआई कर देने के बाद इसमें हम भेड़ को लाकर रात भर रखते हैं। तो यहाँ पर भेड़ को लाके रात भर रखा जाता है। हम ऐसे एक बाड़ा लगा देते हैं या फिर वैसे ही जब रात होने लगती है तो भेड़ को लाते हैं और इसी खेत में ऐसे छोड़ देते हैं। बुआई के जस्ट बाद, जैसे आज हमने बुआई करी है तो आज रात में हम यहाँ पर भेड़ों को रोक देते हैं। तो रात भर भेड़ इसी खेत में रुकी रहती हैं, फिर अगले दिन ये फिर अपने अपने जगह पर चली जाती हैं। तो रात भर जो भेड़ इसमें रुकी रह रही हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है शीप पेनिंग। तो ये शीप पेनिंग की जो प्रक्रिया होती है ये किसान करते क्यों है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, टू प्रोवाइड शेड टू सीड्स, यानी कि जो बोए गए बीज हैं उनको छाया प्रदान करने के लिए, या फिर टू कम्पैक्ट द सॉइल एंड प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम पुलिंग आउट सीडलिंग, यानी कि मिट्टी को सख्त करने और पंछियों को अंकुर निकालने से रोकने के लिए। इसके अलावा टू इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, मिट्टी का तापमान बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिड्यूस द सीड रेट, या फिर बीज दर कम करने के लिए। तो ये बेटा जो शीप पेनिंग वाली प्रक्रिया करी जाती है, ये शीप पेनिंग वाली प्रक्रिया करने से डबल फायदा होता है। डबल फायदा क्या होता है, देखो बेटा, जो ज्वार का पौधा होता है ना, ज्वार का पौधा नहीं, ज्वार का जो सीड होता है, ज्वार का सीड जो होता है वो काफी छोटा छोटा सा होता है। अब अगर हमने इसकी बुआई करी और बुआई करके पाटा चला दिया, पाटा चलाने का मतलब समझते हो, एक लकड़ी का हेंगा होता है, एक लकड़ी का एक इक्विपमेंट होता है। उस इक्विपमेंट की मदद से खेत में हम खेत की जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको दबाते हैं। बुआई करने के बाद मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने के लिए पाटा चलाया जाता है। तो क्योंकि ज्वार के सीड बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बुआई के बाद अगर हमने पाटा चला दिया तो पाटा चला देने से समस्या ये हो जाएगी कि जो सीड हैं वो दब जाएंगे, तो इससे जर्मिनेशन कम हो जाता है। और अगर मान लो हमने पाटा नहीं चलाया तो मिट्टी बहुत भुरभुरी सी रहेगी, जिससे मिट्टी जल्दी सूख जाएगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा। और अगर मिट्टी बहुत भुरभुरी सी रहती है तो बहुत ढेर सारे जो पक्षी होते हैं वो जो सीड बुआई हुई है जिन सीड्स की, उन सीड्स को वो खा जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, इन सभी चीजों से बचने के लिए सीड पेनिंग करी जाती है। जब हम सीड पेनिंग करते हैं, शीप पेनिंग करते हैं, तो शीप पेनिंग में शीप रात भर आके रुकती है। तो इससे डबल फायदा होता है। एक तो जो भेड़ बैठती है और भेड़ें चलती हैं तो उनके पैरों से दब के और उनके बैठने से जो मिट्टी है वो दब जाती है। बहुत ज्यादा नहीं दबती, थोड़ी बहुत दब जाती है, जिससे मिट्टी जो होती है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसके अलावा वहां पर ढेर सारी वो मेगनी कर देती हैं और ढेर सारा यूरिनेशन करेंगी। जब रात भर रुकेंगी तो यूरिनेशन भी करेंगी और मेगनी भी करेंगी।
तो इससे क्या हो जाता है, वहां एक अजीब सी बदबू फैलती है, और वो जो अजीब सी बदबू होती है जिसकी वजह से चिड़िया जो होती है वो वहां पर जो पड़े हुए सीड हैं उनको खाती नहीं है। बाकी जो मैग्नी था या यूरिनेशन उसने जो किया था वो बाद में डिकम्पोज होता है मिट्टी में और ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। तो एक साथ कई चीजें उसमें हो जाती हैं, इसी वजह से इस सीप पेनिंग को किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच केमिकल इंजेक्शन इज रिकमेंडेड एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम ड्यूरिन HCN पॉइजनिंग आफ्टर कंज्यूमिंग यंग सोरगम। कह रहा है कि ज्वार के छोटे पौधों को खाने के बाद जो ड्यूरिन होता है, ड्यूरिन नाम की विषाक्तता से पीड़ित जानवरों के लिए आपातकालीन उपचार के रूप में किस रासायनिक इंजेक्शन की सिफारिश की जाती है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, पढ़ाया है, और उसमें पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो ज्वार होता है, ज्वार बेटा जब ये छोटे अवस्था में रहता है, छोटे अवस्था में बोले तो जब ये 60 सेंटीमीटर केवल हाइट का रहता है, कितना, 60 सेंटीमीटर हाइट का रहता है, इस कंडीशन में अगर कोई भी जानवर इसको खाता है तो इसके अंदर जो HCN ड्यूरिन नाम का एक विष होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, अगर जानवर इसको खाता है तो इसकी वजह से जानवर बीमार पड़ता है और मर जाता है। इसी वजह से कहा जाता है जब पौधा 60 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचा हो जाए और एक आध बार बरसात हो जाए या एक आध बार हम 2-4 बार सिंचाई कर दें, उसके बाद हमको इस ज्वार को खिलाना चाहिए, अदरवाइज HCN की विषाक्तता होगी और जानवर मर जाएंगे। तो कह रहा है कि अगर मान लो हमको पता चल गया कि HCN की विषाक्तता हो गई है, जाने अनजाने में हमने जानवर को खिला दिया है, या जानवर चरने के लिए गया था, जानवर ने खुद ही खा लिया है, तब उससे अपने जानवर को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा केमिकल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का, या फिर सोडियम थायोसल्फेट का, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का, या फिर जिंक सल्फेट का। तो आपको याद रखना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जानवर के नस में लगाते हैं, जो ये एक तरीका का इंजेक्शन होता है, इसको जानवरों के नसों में लगाया जाता है। ठीक, अब जब हम नसों में लगाते हैं तो इससे क्या होता है, जो विषाक्तता है जिसकी वजह से जानवर मरने वाला था उससे ये बच सकता है जानवर, समझ गए, अगर हमने टाइम से इसको दे दिया। समझ गए यहाँ तक बात, तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पेलाग्रा इज ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉमन इन पार्ट ऑफ अफ्रीका ड्यू टू अ हाई रेशियो ऑफ व्हिच 2 अमीनो एसिड इन सोरगम। कह रहा है कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ज्वार में किन 2 अमीनो एसिड की उच्च अनुपात के कारण पेलाग्रा नामक पोषण संबंधी विकार आम बात होती है। कह रहा है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में लोग जहां पर सोरगम को ज्यादा कंजम्पशन करते हैं वहां पर उनको एक पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। ये पेलाग्रा नामक बीमारी होती क्यों है, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बेटा इसमें याद रखना कि ये जो पेलाग्रा वाली बीमारी होती है ये हाई ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन के रेशियो की वजह से होती है। अगर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन 3:4 के अनुपात में अगर हो जाता है तो इसको अगर हम लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं सोरगम को तो इससे पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, इन व्हिच ईयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी फ्रॉम मैक्सिको मेड इन इंडिया मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। कह रहा है भारत में किस वर्ष मैक्सिको से अर्धबौनी गेहूं की किस्मों की शुरुआत की गई थी जो कि हरित क्रांति की शुरुआत थी। तो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर क्या है कि जब मैक्सिकन वैरायटी ढेर सारी डेवलप हो रही थी और पूरी दुनिया में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी तो उसी समय पर कुछ वैरायटीज थी जो सेमी ड्वार्फ नेचर की थी, जिसमें एक वैरायटी थी कौन सी, एक वैरायटी थी सोनोरा, कौन सी वैरायटी थी, सोनोरा 64 थी, और एक बेटा था लेरमा रोजो, कौन सा था, लेरमा रोजो था। ये 2 वैरायटी जो थी ये दोनों की दोनों गेहूं की वैरायटी हुआ करती थी
और इसी वैरायटी के डेवलप होने के बाद गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। कहा जा रहा है कि ये दोनों वैरायटी डेवलप कब हुई थी, 1950 में, 1963 में, 1975 में या फिर 1980 में। तो जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, उस बच्चे को पता होगा कि 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये जो वेराइटीज थी ये 1963 में डेवलप हुई थी। समझ गए। और इसके बाद कुछ और भी वेराइटीज डेवलप करी गई थी, जैसे कि एक वेराइटी थी कल्याण सोना। कौन सी थी? एक बेटा कल्याण सोना वेराइटी थी और दूसरी एक वेराइटी थी सोनालिका। ये दो वेराइटी जो थी ये भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली वेराइटी थी और इनका भी ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी बड़ा योगदान हुआ करता था। समझ गए यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन व्हीट वेराइटी हाउ मेनी क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन आर टिपिकली रिकमेंडेड। कह रहा है कि गेहूं की लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए सिंचाई के लिए आमतौर पर कितने महत्वपूर्ण चरणों की सिफारिश की जाती है, यही पूछा जा रहा है। यानी कि गेहूं में कितनी सिंचाई करनी चाहिए। तो गेहूं की जो सिंचाई होती है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन बेटा, वो टोटल 6 होती है, 6 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज होती है, जो कि बुआई से 21 से लेके 25 डे आफ्टर सोइंग आपको मिलती है। इसके बाद जो दूसरा है बेटा लेट टिलरिंग। क्या है? लेट टिलरिंग। अब ये जो लेट टिलरिंग होता है ये कब से लेकर कब तक होता है? ये 25 से लेके 60 डे आफ्टर सोइंग तक होता है। अब जब ये खत्म होता है तब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद फिर बेटा लेट ज्वाइंटिंग स्टेज आता है। क्या आता है? लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। और ये लेट ज्वाइंटिंग स्टेज कब तक रहता है? ये 60 से 70 दिन आफ्टर सोइंग। इसके बाद फिर क्या आता है? इसके बाद आता है बेटा फ्लावरिंग। क्या आता है? फ्लावरिंग स्टेज आती है। और ये फ्लावरिंग स्टेज कब तक रहती है? फ्लावरिंग स्टेज बेटा 90 से लेके 95 दिन आफ्टर सोइंग रहती है। इसके बाद फिर पांचवा स्टेज कौन सा आता है? पांचवा स्टेज आता है बेटा मिल्की स्टेज। कौन सी स्टेज? मिल्की स्टेज आता है। और ये मिल्की स्टेज कितने दिन तक रहता है? 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग तक ये रहता है। इसके बाद फिर अंतिम स्टेज आती है जिसको हम डफ स्टेज बोलते हैं। कौन सी स्टेज? डफ स्टेज। तो ये डफ स्टेज कब रहता है? डफ स्टेज जो होता है बेटा वो 120 से लेकर 125 दिन, 120 से लेकर 125 डे आफ्टर सोइंग तक रहता है। समझ गए? ये यहाँ पर 6 स्टेजेस होती हैं आपको गेहूं में दिखाई देती हैं। समझ गए? इन 6 स्टेजेस में हमको सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई हम कब करेंगे? पहली सिंचाई हम करते हैं 20 से लेकर 30 दिन पर। दूसरी सिंचाई हम कब करते हैं? 40 से 50 दिन पर। तीसरी सिंचाई हम कब करते हैं? 60 से 70 दिन पर। इसके बाद चौथी सिंचाई हम कब करते हैं? चौथी सिंचाई हम बेटा करते हैं 80 से 90 दिन पर। इसके बाद हम अगली सिंचाई कब करते हैं? 100 से 110 दिन पर। और उसके बाद अगली सिंचाई हम कब करते हैं? उसके बाद अगली सिंचाई जो हम करते हैं 115 से 120 दिन पर। तो ये 6 सिंचाई करी जाती है, ये 6 इरिगेशन करने होते हैं। अगर केवल एक इरिगेशन करना है तो CRI स्टेज वाला इरिगेशन करेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which type of maize kernel is small, flint-like and swell bursts when heated to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। किस प्रकार के मक्के का दाना छोटा होता है, फ्लिंट जैसा होता है और 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से फूल जाता है और या तो फिर वो फट जाता है। तो फट के क्या हो जाता है? फट के ये पॉपकॉर्न बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो होता है पॉपकॉर्न, इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं जियामेज इवर्टा। इसके अलावा बेटा ये बैक्सीकॉर्न है। बैक्सीकॉर्न को याद रखना कि बैक्सीकॉर्न को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जियामेज सिरेटिना बोलते हैं। इसके अलावा स्वीट कॉर्न होता है, इसको जियामेज सेकेराटा बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात?
आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि बार्ली इज कंसीडर द बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्रॉप फॉर व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। जौ को किस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। जो गेहूं होता है और इसके अलावा जो जौ होता है, दोनों की लगभग लगभग रिक्वायरमेंट सेम होती है, लेकिन अगर पानी की थोड़ी सी कमी है तो जौ को सही प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा अगर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है तो जौ को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारी मिट्टी में कोई समस्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, तो उस कंडीशन में जौ को हम यूज करते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल कैसी होनी चाहिए, एसिडिक सॉइल होनी चाहिए या फिर सोडिक सॉइल होनी चाहिए या फिर पीटी सॉइल होनी चाहिए या फिर लैटेराइट सॉइल होनी चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, इस चीज को कायदे से ध्यान से याद कर लेना। जो क्षारीय मिट्टी होती है, सोडिक सॉइल जो होती है, इसमें हम जौ की खेती कर सकते हैं। सोडिक सॉइल जो होती है, जौ की जो फसल होती है, ये जौ की फसल कैसी होती है, जौ की फसल जो होती है बेटा, ये साल्ट के प्रति काफी ज्यादा टॉलरेंट होती है। साल्ट के प्रति एक तो टॉलरेंट है, इसके अलावा जो सोडियम की मात्रा ज्यादा है, सोडिक जो सॉइल है, उसके प्रति भी ये काफी ज्यादा टॉलरेंट होती है। और इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि इसको हम 7 से 8 पीएच वाली जो सॉइल होती है, वहां पर इसको हम बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि which specific accounts for approximately 80% of the total world area under oat। कह रहा है कि जई के अंतर्गत विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% कौन सी प्रजाति है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओट होता है जई, इसकी ढेर सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि अवीना ब्रेविस होता है, अवीना सटाइवा होता है, इसके अलावा अवीना एविसिनिया होता है, इसके अलावा अवीना फतुआ होता है। तो कह रहा है कि इसमें से 80% एरिया में कौन सी स्पीशीज की खेती करी जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो एविना सटाइवा होता है, इसको लगभग लगभग 80% एरिया में ग्रो किया जाता है। और ये होती क्या है बेटा, याद रखना कि ये एक तरीके की ग्रीन फॉडर क्रॉप होती है। क्या होती है, ग्रीन फॉडर क्रॉप होती है। ज्यादातर इसको हम यूरोप में ग्रो करते हैं। समझ गए यहां तक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन द शुगर केन इंडस्ट्री हाउ मेनी एंड प्रोडक्ट आर रिकॉग्नाइज एज पोटेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्शियल यूज। गन्ना उद्योग में व्यावसायिक उपयोग के लिए कितने अंतिम उत्पाद को संभावित रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। कह रहा है कि जब हम गन्ने की प्रोसेसिंग करके उससे चीनी निकालते हैं, तो हमको चीनी निकालते समय कौन कौन से एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि लगभग लगभग 30 एंड प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं शुगर केन इंडस्ट्री में। सॉरी 30 नहीं, 38। कितने, 38 एंड प्रोडक्ट हमको शुगर केन इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। समझ गए। जिसमें अगर हम बात करें तो जो मोलास होता है उसको किस में यूज किया जाता है, मोलास को शराब बनाने में यूज किया जाता है। जो बेगास होता है उसको जलाने में यूज किया जाता है या पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इस तरीके से सीरा होता है, सीरा को तो मैंने बता ही दिया कि दारू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और बहुत ढेर सारे उसके बायो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो टोटल 38 बायो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कॉमर्शियल लेवल के होते हैं, कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं। समझ गए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट व्हाट स्टेज इन मंथ अ शुगर के नर्सरी क्रॉप शॉर्ट क्रॉप टिपिकली हार्वेस्टेड फॉर सीड पर्पस। कह रहा है कि बीज के उद्देश्य से उगाई जाने वाली गन्ने की नर्सरी को कटाई आमतौर पर कितने महीनों पर की जाती है। इसको आपको याद रखना है। अभी इससे कुछ दिन पहले ही मैंने ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। जो गन्ना होता है, गन्ना बेटा 8 से 10 महीने के अंदर अंदर जो गन्ना होता है ये मैच्योर हो जाता है। और 8 से 10 महीने के जो सेट्स होते हैं, 8 से 10 महीने पुराने गन्ने के जो सेट्स होते हैं, उनको हम एज ए सीड पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 के बीच में क्या आ रहा है, 8 से 10 के बीच में यहाँ 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा
वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, शुगर केन सेट्स हॉट वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हीटिंग वाटर एट हॉट टेम्परेचर फॉर 2 घंटे। कह रहा है कि गन्ने के टुकड़े के लिए जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, पानी को 2 घंटे के लिए कितने तापमान पर गर्म रखना शामिल है। यानी कि जब हम गन्ने को ट्रीट करते हैं तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट एक मेथड होता है। तो कह रहा है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं गन्ने की बुआई करने से पहले। तो इसको याद रखना कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लगभग 2 घंटे तक हम गन्ने का ट्रीटमेंट करते हैं। समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है इन द प्रथा मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग, कह रहा है कि जो ये प्रथा मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग है सजेस्टेड फॉर वाटरलॉक कंडीशन 3 बड सेट आर प्लांटेड एट व्हाट एंगल। कह रहा है कि गन्ना रोपण की जो ये पार्थ पद्धति है, पार्थ पद्धति, प्रथा में पढ़ रहा था, गलत हो रहा था। पार्थ पद्धति जो है ये 3 कलियों वाले सेट्स को किस कोण पर लगाया जाता है। तो जैसे जहां पर बेटा जल भराव वाली स्थिति होती है, जैसे मान लो ये हमारा खेत है, अब इस खेत में ऐसे पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो अगर हम सेट यहाँ पर लगाएंगे जमीन में तो क्या होगा, जमीन में लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो हमारा ये जो गन्ना है वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इसलिए गन्ने के सेट को ऐसे न लगाकर गन्ने के सेट्स को ऐसे लगा दिया जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से गन्ने के टुकड़े में से गन्ना निकल जाता है। समझ गए। और फिर बाद में ये जड़ें धीरे धीरे बड़ी होती हैं और गन्ना फिर नीचे जड़ पकड़ लेता है। तो इस तरीके का जो लगाने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पार्थ पद्धति बोलते हैं। तो बेटा ये जो पार्थ पद्धति होता है उसमें किस एंगल पर गन्ने को लगाया जाता है, तो याद रखना कि इसमें गन्ने को 60 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना गन्ने का, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन शुगर केन कल्टीवेशन अर्थिंग अप इज क्रूशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहा है कि गन्ने की खेती में मिट्टी चढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसके बनने को रोकने में मदद करता है, रूट नोड्यूल तो बनता ही नहीं है शुगर केन में। इसके अलावा लेट सूट एंड वाटर सूट, देर से निकलने वाले कल्ले और वाटर सूट को ये बनने से रोकने में मदद करता है, फ्लावर को निकलने में रोकने में मदद करता है, या फिर सीड को बनने में ये रोकने में मदद करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो लेट सूट और वाटर सूट जो होता है, यानी कि देर से निकलने वाले जो कल्ले होते हैं या फिर जो वाटर सूट होते हैं, इनको निकलने से रोकने में ये अर्थिंग अप मदद करता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वारा लक्ष्मी द फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस वाज रिलीज इन 1972 बाय व्हिच यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस के बीच पहला अंतर प्रजाति संकर वरलक्ष्मी 1972 में किस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था। IARI नई दिल्ली, UAS धारवाड़, इसके अलावा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, या फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, UAS धारवाड़। तो UAS यूनिवर्सिटी जो है धारवाड़ की, यहाँ पर ये 1972 में डेवलप करी गई थी इस वेराइटी को। और इसके अलावा याद रखना बेटा कि जो कॉटन होता है ना, कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू डिलेंट कॉटन सीड केमिकली दे आर ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम गिनिंग कर लेते हैं कॉटन की, तो कॉटन की गिनिंग करने के बाद इसके सीड के ऊपर बहुत महीन से रोए रह जाते हैं जिसको हम लिंट कहते हैं। उसी लिंट के निकालने की प्रक्रिया को डीलिंटिंग कहते हैं। और उस डीलिंटिंग में एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमको सीड को उपचार करने के लिए कितने समय तक इसके साथ रखना पड़ता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सीड को कितने देर तक डुबा के रखना पड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 से 2 मिनट, 6 से 12 मिनट, 30 से 40 मिनट या फिर 2 घंटे तक। तो इसको याद रखना कि लगभग 6 से 12 मिनट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर इसको हम रखते हैं और उसके बाद इसको निकाल के कायदे से धुल लेते हैं, लिंट सब निकल जाता है, सीड अलग हो जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कई बार पूछा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है अगर हमको डीलिंटिंग करना है तो डीलिंटिंग करने के लिए जो H2SO4 होता है इसका कंसंट्रेशन कितना रखना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द फाइबर लेंथ क्लासिफिकेशन कॉटन इज कैरेक्टराइज्ड एज शॉर्ट स्टेपल इफ द लेंथ इज, कह रहा है कि रेशा लंबाई वर्गीकरण के अनुसार कपास को शॉर्ट स्टेपल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि लंबाई कितनी हो। इसमें ध्यान रखना कि अगर किसी भी कपास के रेशे की लंबाई 20 मिलीमीटर से कम है तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम बेटा शॉर्ट स्टेपल में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहां तक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द टोबैको वेराइटी स्वर्डा व्हिच इज रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्डू, तंबाकू की एक वैरायटी है जिसका नाम स्वर्डा है, which is resistant to powdery mildew was released from which research center, कह रहा है कि तंबाकू की जो स्वर्डा वैरायटी है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है, यह किस अनुसंधान केंद्र से जारी की गई, मतलब स्वर्डा वैरायटी जो तंबाकू की है उसको कहाँ से डेवलप किया गया है, CTRI राजमुंद्री या CTRI हुंसर कर्नाटका या फिर ARS निपानी या फिर IARI नई दिल्ली। तो इसमें जो CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कर्नाटका में है वहां से इसको डेवलप किया गया। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन टोबैको नर्सरी मैनेजमेंट रबिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, कह रहा है कि तंबाकू नर्सरी प्रबंधन में रेबिंग का तात्पर्य किस प्रक्रिया से है, डीप प्लाविंग से है या फिर बर्निंग ऑर्गेनिक रिफ्यूज ऑन द सॉइल सरफेस से है या फिर एक्सेसिव वाटरिंग से है या फिर ट्रांसप्लांटिंग से है। तो इसको याद रखना कि इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि बर्निंग ऑर्गेनिक रिफ्यूजेस टू सॉइल सरफेस, मिट्टी की सतह पर जो कार्बनिक कचरे होते हैं उनको जलाने को हम रबिंग बोलते हैं। ये तंबाकू के लिए इसको रबिंग कहा जाता है। समझ गए। बाकी गेहूं धान में करोगे तो स्टबल बर्निंग उसको कहा जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है द रिमूवल ऑफ द थर्मल बड इन टोबैको टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू द लीव्स इज कॉल्ड, कह रहा है कि पत्तियों की ओर ऊर्जा और पोषक तत्वों को मोड़ने के लिए तंबाकू में टर्मिनल कली को हटाने को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको इसमें से पढ़ के कायदे से आंसर देना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो टॉपिंग करी जाती है या फिर जिसको हम डीकैपिटेशन बोलते हैं इसको किया जाता है। इसमें तंबाकू का जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है इसको तोड़ दिया जाता है जिससे फ्लावरिंग ना निकल पाए और बगल वाली जो पत्तियां हैं इन बगल वाली पत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जाए जिससे कि पत्तियां ज़्यादा हो जाएं और हमारा जो प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली बढ़ जाए। यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि इन चिली कल्टीवेशन द application of ट्रायाकांटिनोल इज रिकमेंडेड एट व्हिच इंटरवल, कह रहा है कि मिर्च की खेती में ट्रायाकांटिनोल के प्रयोग की सिफारिश किन अंतरालों में करी जाती है। जब हमको चिली की खेती करनी होती है तो चिली की खेती करते समय अपनी फसल को बचाने के लिए 1.25 ppm का घोल बनाते हैं और इस घोल की मदद से 20वें, 40वें, 60वें और 80 दिन यानी कि 20, 40, 60 और 80 यानी कि टोटल 4 बार
ट्रांसप्लांटिंग के 4 बार तक इसकी हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे चिली की ग्रोथ बढ़ती है और इसके अलावा यील्ड बढ़ती है। क्या होती है, इससे चिली की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है और इसके अलावा जो यील्ड है ये यील्ड भी बढ़ती है। समझ गए बात यहाँ तक? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मात्र 1000 रुपये में आपको कोर्स दिया जाएगा। सभी जानकारी वीडियो में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।